स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में विषय विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पहला पार्ट पढ़ चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि पदार्थ के बीच में जो कण होते हैं उसके मध्य में कोई रिक्त स्थान होता है? आप एक जो गिलास पानी है उसको आप ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। नमक डालने पर वो पूरा उसमें घुल जाता है और उसका जो स्तर होता है वो भी बढ़ता नहीं है। अब ये जो नमक है वो आखिर कहाँ चला जाता है? वह इस पानी के बीच में उपस्थित उसी रिक्त स्थान में व्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सेकंड पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको आप एक बहुत ही अच्छे प्रयोग से और आप इसको सीख सकते हैं। आप कमरे के किसी भी कोने में या पूजा घर में आप एक अगरबत्ती जो या फिर जो सेंट होता है उसको आप थोड़ा सा छिड़क दीजिए। आप देखेंगे कि जो अगरबत्ती की खुशबू है वो धीरे 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 आपके पूरे घर में फैल जाती है। आखिर ये पूरे घर में किस प्रकार से फैलती है? क्योंकि इसमें निकलने वाला जो इत्र है, इसकी जो सुगंध है, उसमें उपस्थित पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं और अपने आप धीरे धीरे वायु के कणों के साथ मिलकर के एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के ये कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसका एक प्रयोग और है कि आप एक बकेट जो पानी है, एक बाल्टी पानी लें, उसमें 2 या 3 बूंदें स्याही की डाल दें और उसे स्थिर रहने दें। हम देखते हैं कि स्याही का रंग कुछ समय के बाद पूरे जल में पूरी तरह से घुल जाता है। हाँ, इसे थोड़ा सा समय अवश्य लगता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इनमें गतिज ऊर्जा होती है। ये गतिशील है, इस कारण इनमें कौन सी एनर्जी होती है? गतिज ऊर्जा। जब इनको तापमान दिया जाता है तो ये जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में तापमान दिया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादा मात्रा में गति करने लगते हैं। इसी वजह से जो बर्फ़ है उसे गर्म किए जाने पर, ताप दिए जाने पर उसके अंदर के कण गति करने लगते हैं और वो द्रव अवस्था में आ जाती है। हमने देखा है कि इन प्रयोगों में जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि इन कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होते हैं वह दूसरे कण के लिए काम आ जाते हैं। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का इस प्रकार से अपने आप यानी कि स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब आप सोचिए, अगरबत्ती की जो महक है उसका पूरे घर में फैलना किसका उदाहरण है? वो विसरण का उदाहरण है। जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो विसरण की गति तेज हो जाती है। इसीलिए हमें गर्मियों में खाने की खुशबू अधिक दूरी से भी मिल जाती है, जबकि सर्दियों में हमें उस महक को लेने के लिए भोजन के पास जाना पड़ता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड को लेंगे और इन तीनों पर एक एक करके प्रहार करेंगे। लोहे की कील प्रहार से टूटती नहीं है, रबर बैंड टूटता नहीं है, लेकिन वो प्रत्यास्थ होता है यानी कि लचीला होता है, जिसके कारण उसका चोट मारने पर उसका आकार बदल जाता है, लेकिन वो वापस अपने पूर्व वाले आकार में आ जाता है। लेकिन चौक का टुकड़ा छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की कील के जो कण हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मात्रा में शक्ति से एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, इसीलिए वो टूटते नहीं हैं। जबकि चौक के टुकड़े में ये जो कण होते हैं वो कम बल से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिससे वे आसानी से टूट जाते हैं। यह बल कणों को एक साथ रखता है। प्रत्येक प्रकार के पदार्थ में यह बल अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब आप देखिए, निम्न में आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें से सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं।
गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। इसका कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पदार्थ की अवस्थाएं। आइए अब पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का हम अध्ययन करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं पदार्थ की 3 ही प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन वर्तमान में इसमें 2 अवस्थाएं और जुड़ चुकी हैं, प्लाज्मा अवस्था और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन इस चैप्टर में हम इन तीनों का प्रमुखता से अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था। हम कई वस्तुओं को अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे कि पेन, किताब, सुई, लकड़ी की छड़ या अन्य कोई पदार्थ। ये सभी छूने पर ठोस लगते हैं, यानी कि सॉलिड लगते हैं। इनका आकार नहीं बदलता, इनको दबाने पर ये आसानी से नहीं दबते, ये एक निश्चित स्थान घेरते हैं और अधिक बल लगाने पर भी अपने आकार को बचाए रख सकते हैं। कई बार बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। ये अपना एक जो निश्चित आकार है उसको बनाए रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ये दृढ़ होते हैं। अगर इन्हीं सब विशेषताओं की ओर हम देखें तो निम्नलिखित बातों पर विचार करके देखिए कि क्या ये ठोस हैं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड भी एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, यह ठोस होता है क्योंकि इस पे बल लगाने से यह अपना आकार बदल लेता है, लेकिन बल को हटा लेने पर यह वापस अपने पहले वाले आकार में आ जाता है। इसीलिए ये भी एक प्रकार का ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं, जबकि हम जानते हैं ये द्रव का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर उसकी जो कण है, नमक और चीनी के जो कण हैं, उनके आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए यह भी ठोस है। स्पंज क्या है? यह ठोस है, फिर भी इसका संपीड़न संभव है। स्पंज संपीड़ित हो सकता है, इस पर बल लगाया जाता है तो ये दबता है, लेकिन बल को हटा लेने पर यह वापस अपने पहले वाले आकार में भी आ जाता है, इसलिए इसे भी ठोस कह सकते हैं। द्रव अवस्था। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव को जिस प्रकार के बर्तन में, जिस पात्र में रखा जाता है, यह उसी प्रकार का आकार ले लेता है। जैसे कि दूध को यदि हम गिलास में डालें तो वह उसका आकार ले लेगा, यदि हम उसे कटोरी में डालें तो वह उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। यदि दूध में आप 100 ml का जो दूध है वो आप एक गिलास में डालते हैं, तो उसी गिलास के दूध को यदि हम किसी बड़े पात्र में डालें तो भी उसका जो आयतन है वो 100 ml ही रहेगा। द्रवों में बहाव होता है, ये इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं, तरल होते हैं। ये अपने शेप को चेंज कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहते हैं। इससे पहले हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है, ठीक है। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर के जल में घुल जाती है। अभी आप देखिए पानी में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो उस जल H2O यानी कि लिक्विड के साथ घुल सकती है, और इसी प्रकार से ये जो जलीय जीव होती है इसी जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वसन ले पाते हैं। ठोस की अपेक्षा अगर हम देखें तो द्रव के कणों में रिक्त स्थान की मात्रा भी ज़्यादा होती है। गैसीय अवस्था। हमने कई बार गुब्बारों में हवा भरने वाले को देखा होगा। यह एक सिलेंडर के माध्यम से उस गुब्बारे में हवा भर देता है, जिससे कि वह आसानी से ऊपर की ओर गमन करने लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा पिस्टन दिया हुआ है, आपको एक इंजेक्शन लेना है, उसके आगे की जो निडल होती है उसको हटा करके वहाँ पर एक रबड़ का कॉर्क लगा लेना है, और अब उसको बंद करके इसके पिस्टन यानी कि पीछे दबाने वाले पार्ट को और अंदर की ओर प्रेषित करना है, अंदर की ओर दबाव देना है। आप देखेंगे कि जब इस पर रबर कॉर्क लगा होता है तो इसको धक्का देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इंजेक्शन के अंदर हवा भरी हुई रहती है, जिस पे बहुत ज़्यादा दाब लगाया जाता है, तभी वह उसमें द्रवित हो पाती है, उसमें पास आ पाती है। ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड्यता होती है, कंप्रेशन होता है, वो काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में जो खाना बनाने के लिए सिलेंडर्स काम आते हैं वो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG के नाम से आते हैं। अस्पतालों में वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स
की जो मात्रा है उसके बारे में आपने अवश्य सुना होगा। इन सभी में संपीड़ित गैस होती है, यानी कि गैस को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से दबा करके उसके गैस फॉर्म से उसके लिक्विड फॉर्म में ले आया जाता है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का यूज़ होता है। इसकी संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण एक कम आयतन वाले यानी कि छोटे आकार की सिलेंडर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को भरा जा सकता है। अब आप बताइए, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम कैसे जान जाते हैं कि आज हमारी माँ ने क्या बनाया है? आखिर ये गंध, ये स्मेल हमारे पास तक कैसे पहुंच जाती है? अभी हमने इससे पहले विसरण की प्रक्रिया सुनी है, सीखी है। पका हुआ जो गर्म खाना है उसके अंदर के जो कण हैं वह अपने आप वायु के साथ मिलकर के हमारे पास तक पहुंच जाते हैं, जिनकी सुगंध हमें दूर बैठे हुए भी मिल जाती है। गर्म पदार्थों में या फिर हम कह सकते हैं गैसों में विसरण की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ठंडे पदार्थों में या ठोसों में विसरण की प्रक्रिया अत्यंत कम होती है। गैसीय अवस्था में कणों की जो गति है वो अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, और इसके कारण, इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। अगर आप किसी बर्तन की दीवारों से आप किसी पदार्थ को टकराते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है वह जो पदार्थ है वह बर्तन की दीवार पर बहुत दबाव डालता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रयोग हम कर सकते हैं। हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम एक सामान्य सी जो कटोरी है या पात्र है उसमें हम थोड़ा सा बर्फ़ ले सकते हैं। उस बर्फ़ को हम पहले आप एक रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर खुला छोड़ देंगे। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि बर्फ़ पिघलने लगती है और अंततः वह पानी में बदल जाती है। लेकिन इसको हम यदि बिल्कुल अच्छे से प्रयोग के माध्यम से करना चाहे तो हमें एक बीकर, थर्मामीटर, कांच की छड़ और कुछ बर्फ़ की आवश्यकता होती है। एक बीकर में बर्फ़ को रख करके उसमें एक थर्मामीटर का स्टैंड रख देंगे और इसे स्टोव पर चढ़ा देंगे। हम वह पाठ्यांक नोट करेंगे जिस पर बर्फ़ पिघलना शुरू होती है। 4 डिग्री के टेम्परेचर पर जो बर्फ़ है वो अपने निश्चित आकार को बनाए रखने में सक्षम होती है, लेकिन उसके नीचे जाते ही 0 डिग्री से वैसे कम होते ही जो बर्फ़ है वो अपना आकार बदलने लगती है और वो द्रव में चेंज हो जाती है। 4 डिग्री तक उसका जो आपको टेम्परेचर है वो एक जैसा नज़र आता है, एक जैसा महसूस होता है, लेकिन उससे अधिक होते ही वह धीरे धीरे गर्म होने लगती है और अंततः यदि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो वह वाष्प बन करके और वेप्योर यानी कि वाष्पीकृत हो जाती है और हवा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसकी 3 अवस्थाएं यहाँ पर देखी। पहला है ठोस अवस्था जो बर्फ़ के रूप में है, दूसरा है द्रव अवस्था जो पानी के रूप में है, और तीसरी है गैस अवस्था जो वाष्प के रूप में है। इसके आगे की चर्चा अब हम इसके तीसरे पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।